नमस्कार, इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं रुचि शर्मा। बिटकॉइन ने सोमवार को एक हफ्ते में पहली बार $70,000 का स्तर पार किया, फिर अपने परिचित ट्रेडिंग रेंज में वापस आ गया, जिससे इसकी साइडवेज प्राइस एक्शन जारी रही। मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से सबसे बड़ी क्रिप्टो ने हाल ही में $69,200 के आसपास ट्रेड किया, जो पिछले 24 घंटों में 2% की वृद्धि है, जबकि इथेरियम का ईथर $3,800 से थोड़ा नीचे बदला। रिपोर्ट के अनुसार लॉन्ग टर्म होल्डर्स द्वारा सेलिंग बिटकॉइन के सर्वकालीन उच्च स्तर से सुधार का एक प्रमुख कारण थी, लेकिन ब्लॉकचेन डेटा से पता चलता है कि इन होल्डर्स ने दिसंबर 2023 के बाद पहली बार बीटीसी को फिर से जमा करना शुरू कर दिया है। बिटफिनेक्स विश्लेषकों ने क्रिप्टोक्वांट डेटा का हवाला देते हुए कहा कि पिछले महीने में नए बिटकॉइन और ईथर एक्यूमुलेशन एड्रेसेस की संख्या भी बढ़ रही है, जो मूल्य स्थिरता के बावजूद बढ़ती तेजी की भावना का संकेत है। ऑल्ट कॉइन्स भी थोड़े हरे रंग में हैं। बीएनबी अब 5% की वृद्धि के साथ सबसे आगे है, लेकिन आज सुबह एसेट और भी अधिक बढ़ गए हैं। पेपे, केएएस और विफ जैसे शेयर से अधिक लाभ हुआ है, जबकि नियर, लिंक और यूएनआई थोड़े लाल रंग में हैं। वैश्विक क्रिप्टो मार्केट कैप $2.56 ट्रिलियन है, जो पिछले दिन की तुलना में 0.55% की वृद्धि है। पिछले 24 घंटों में कुल क्रिप्टो मार्केट वॉल्यूम $83.58 बिलियन है, जो 31.3% की वृद्धि है। डीफाई में कुल वॉल्यूम वर्तमान में $5.74 बिलियन है, जो कुल क्रिप्टो मार्केट 24 आवर वॉल्यूम का 6.87% है। सभी स्टेबल कॉइन्स का वॉल्यूम अब $78.13 बिलियन है, जो कुल क्रिप्टो मार्केट 24 आवर वॉल्यूम का 93.48% है। बिटकॉइन का प्रभुत्व वर्तमान में 53.17% है, जो दिन की तुलना में 0.28% की वृद्धि है। इथीना लैब्स का USDE स्टेबल कॉइन, जिसे सिंथेटिक डॉलर के नाम से भी जाना जाता है, अपने सार्वजनिक लॉन्च के बाद सिर्फ 4 महीने में ही $3 बिलियन के सप्लाई तक पहुंच गया है। फरवरी में लॉन्च किए गए USDE ने अपने अनोखे आर्बिट्राज मैकेनिक्स और यील्ड जनरेटिंग कैश एंड कैरी ट्रेड की वजह से तेजी से विकास देखा है। 5 अप्रैल से USDE की सप्लाई में $1 बिलियन की वृद्धि हुई है, जबकि पहले ये $2 बिलियन पर पहुंची थी। डाई को सबसे बड़े एल्गोरिथमिक या डिसेंट्रलाइज्ड स्टेबल कॉइन के रूप में चुनौती देने के लिए USDE को सप्लाई में $2 बिलियन और जोड़ने की जरूरत है। वर्तमान में USDE 3.3% शेयर के साथ ओवरऑल स्टेबल कॉइन मार्केट में चौथे स्थान पर है, जबकि टेथर का शेयर 57% है। डाई और अन्य प्रतिस्पर्धियों से आगे निकलने के लिए USDE को अपनी वृद्धि को बनाए रखना होगा और संभवतः अधिक यूजर्स को आकर्षित करने के लिए नई सुविधाएं पेश करनी होंगी। इथीना लैब्स का लक्ष्य विभिन्न डीफाई प्लेटफॉर्म्स पर उपयोग के लिए एक रिलायबल सिंथेटिक डॉलर बनना है, और इसका तेजी से अपनाया जाना मार्केट की मजबूत मांग को दर्शाता है। रुवांडा 2026 तक अपनी खुद की डिटेल सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी बनाने की योजना बना रहा है, जिसका लक्ष्य ग्लोबल इकोनॉमी में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बनना है। CBDC कैश के लिए एक सुरक्षित और सुविधाजनक विकल्प के रूप में काम करेगा, जो संभावित रूप से अधिक लोगों को बैंकिंग सिस्टम में यहां आकर्षित करेगा। इसी के साथ सेंट्रल बैंक, फाइनेंस मिनिस्ट्री और टेक्नोलॉजी ने रुवांडन CBDC का अध्ययन और अन्वेषण करने के लिए 2022 से सहयोग किया है। CBDC पेमेंट सिस्टम के भीतर कंपटीशन और इनोवेशन को प्रोत्साहित करेगा, जो रुवांडा के कैशलेस इकोनॉमी के लक्ष्य का समर्थन करेगा। इससे इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस भी सरल हो जाएंगे। सेंट्रल बैंक ने एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाने की योजना बनाई है, जिसके तहत आगे बढ़ने से पहले सरकार की मंजूरी की आवश्यकता होगी। CBDC की सफलता के लिए सार्वजनिक स्वीकृति महत्वपूर्ण है, और रुवांडा के लोगों के पास सार्वजनिक चर्चाओं में भाग लेने के लिए 4 और हफ्ते हैं। दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंज बाइनेंस ने 17 जून से 4 ऑल्ट कॉइन्स को डीलिस्ट करने के अपने फैसले की घोषणा की है, जिसमें वेव्स, ओमिसेगो, इसी के साथ साथ रैप्ट, NXM और NEM शामिल हैं। ये कदम बाइनेंस द्वारा डिजिटल एसेट की पीरियोडिक रिव्यू के बाद उठाया गया है, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि वे हाई स्टैंडर्ड्स और इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हैं। रिव्यू में ट्रेडिंग वॉल्यूम, लिक्विडिटी, नेटवर्क स्थिरता, सुरक्षा और धोखाधड़ी के आचरण के सबूत जैसे कारक शामिल हैं। बाइनेंस 18 जून के बाद यूजर अकाउंट में क्रेडिट डिपॉजिट जमा नहीं करेगा, और 18 सितंबर 2024 के बाद विड्रॉल्स का समर्थन नहीं किया जाएगा। वेव्स टोकन में 25% की गिरावट आई है, और बाइनेंस की भारत शाखा ने पीयर टू पीयर ट्रेड्स के लिए कैश पेमेंट ऑप्शंस को बंद कर दिया है।
भारतीय रिजर्व बैंक सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को शुरू करने के एडवांस ट्रायल फेज में है, जिसमें कई राष्ट्रीय बैंक सहायता कर रहे हैं। रिटेल सेक्टर में ई-रुपी का उपयोग बढ़ा है, जबकि होलसेल यूसेज में गिरावट देखी गई है। फाइनेंशियल ईयर 2024 तक लगभग 234 करोड़ रुपीस के ई-रुपी का उपयोग किया गया है, जबकि होलसेल सेक्टर में 8 लाख रुपए के सीबीडीसी का उपयोग किया गया है। इसी के साथ आरबीआई बैंकिंग प्रणाली का हिस्सा नहीं होने वाले भुगतान प्रणाली ऑपरेटर्स के माध्यम से डिजिटल रुपी को प्रसारित करने की योजना बना रहा है और रिटेल इकोसिस्टम में डिजिटल रुपी को वितरित करने के लिए गूगल पे और फोन पे जैसे प्लेटफॉर्म्स को अनुमति देने की संभावना है। आरबीआई कम इंटरनेट कनेक्टिविटी वाले क्षेत्रों में इसे उपयोग करने योग्य बनाने के लिए ऑफलाइन पेमेंट्स फीचर जोड़ने पर भी काम कर रहा है। क्रिप्टो फंड्स ने पिछले हफ्ते $185 मिलियन की इनफ्लोज रजिस्टर किए। मई में एवरेज $2 बिलियन और 2024 में $15 बिलियन थे। हालांकि ट्रेडिंग वॉल्यूम्स $8 बिलियन तक गिर गई, जबकि पिछले हफ्ते $13 बिलियन थे। बिटकॉइन ने लगातार इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस को अट्रैक्ट किया और $148 मिलियन के इनफ्लोज देखे, जबकि शॉर्ट बिटकॉइन प्रोडक्ट्स में $3.5 मिलियन के आउटफ्लोज हुए। इथेरियम ने दूसरे हफ्ते भी इनफ्लोज देखे, जिससे 10 हफ्तों के $200 मिलियन के आउटफ्लोज का स्ट्रीक रिवर्स हो गया। ये पॉजिटिव शिफ्ट सोलाना पर भी असर डाल रहा था, जिसमें एडिशनल $5.8 मिलियन के इनफ्लोज रजिस्टर किए गए। यूएस ने इनफ्लो लैंडस्केप को डोमिनेट किया, $130 मिलियन का योगदान दिया, जबकि एस्टैब्लिश ईटीएफ इशुअर्स ने आउटफ्लोज में $260 मिलियन का स्पाइक देखा। स्विट्जरलैंड ने साल का दूसरा सबसे बड़ा इनफ्लो वीक सेलिब्रेट किया $36 मिलियन के साथ, जबकि कनाडा ने अपना ट्रेंड रिवर्स करते हुए $25 मिलियन के इनफ्लोज देखे। ब्लॉकचेन इक्विटीज ने चैलेंजेस फेस किए। पिछले हफ्ते $7.2 मिलियन के आउटफ्लोज रहे, जो इस साल के टोटल $516 मिलियन आउटफ्लोज में कंट्रीब्यूट करते हैं। बाइनेंस, एक मेजर क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज, ने पीयर टू पीयर क्रिप्टो करेंसी ट्रेड्स के लिए कैश पेमेंट्स को सस्पेंड कर दिया है, जिससे लोकल यूजर सपोर्टेड क्रिप्टो करेंसी को खरीदने या बेचने से रोका जा सकता है। ये कदम शायद कंप्लायंस रीजंस के लिए उठाया गया है, जिससे यूजर्स गवर्नमेंट रूल्स जैसे टैक्स रिक्वायरमेंट्स को बाईपास ना कर सकें। हालांकि कुछ स्टेक होल्डर्स ने कैश ऑप्शंस के साथ सेफ्टी कंसर्न्स भी उठाए हैं, जिसमें फिजिकल असॉल्ट्स और वर्चुअल एसेट के फोर्स ट्रांसफर्स शामिल हैं। बाइनेंस का ये एक्शन इंडियन गवर्नमेंट के साथ कंप्लायंस के लिए तैयारी को सिग्नल कर सकता है, क्योंकि टेक्निकली ये ट्रेड्स लोकल लॉज का उल्लंघन नहीं करते हैं। ये फैसला दूसरे क्रिप्टो एक्सचेंजेस को भी प्रभावित कर सकता है, जो इंडिया में क्रिप्टो करेंसी सीन को और ज्यादा दबा सकता है। इंडिया का क्रिप्टो करेंसीज पर स्टांस अथॉरिटीज के बीच स्प्लिट लगता है, जहां सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इन्वेस्टर्स के लिए क्रिप्टो ट्रेडिंग में भाग लेने के लिए एक फ्रेमवर्क बनाने पर ध्यान दे रहे हैं, जबकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्टेबल कॉइन्स और फिएट करेंसी से बैक्ड क्रिप्टो करेंसीज को हैंडल करने का काम देख रहा है। पॉलीमार्केट, एक क्रिप्टो नेटिव प्रेडिक्शन मार्केट प्लेटफॉर्म, ने मई में अपना सबसे मजबूत महीना देखा, जिसमें $63 मिलियन से ज्यादा के बेट्स प्लेस किए गए। प्लेटफॉर्म के एक्टिव ट्रेडर्स में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई। लगभग 13,600 यूजर्स ने प्रेडिक्शंस पर वेजर किया, जो पिछले महीने से 405% ज्यादा है। 2024 के यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन ने पॉलीमार्केट के लिए सिग्निफिकेंट बिजनेस ड्राइव किया, जिसमें प्रेसिडेंशियल विनर मार्केट ने अब तक $147.4 मिलियन के बेट्स अट्रैक्ट किए हैं। प्लेटफॉर्म के सीईओ शेन कॉपलिन ने 14 मई को कंपनी के $45 मिलियन सीरीज बी राउंड का अनाउंसमेंट किया, जिसने ब्लॉकचेन फोकस्ड वीसीज पैराफाई और ड्रैगनफ्लाई और इथेरियम के चीफ साइंटिस्ट विटालिक बुटेरिन ने भाग लिया। लीनिया, एक इथेरियम लेयर 2 ब्लॉकचेन को इसलिए क्रिटिसाइज किया गया क्योंकि उसने वेलोकोर, जो उसके नेटवर्क पर एक डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज है, के हैक होने के बाद ब्लॉक प्रोडक्शन रोक दिया। इस हैक के नतीजे में 700 ETH, जो $2.6 मिलियन से ज्यादा के थे, को एक अनडिस्क्लोज थर्ड पार्टी ब्रिज के माध्यम से लीनिया नेटवर्क से ट्रांसफर कर दिया गया। लीनिया ने सीक्वेंसर को रोक दिया ताकि और फंड्स को ब्रिज होने से रोका जा सके और यूजर्स पर प्रभाव कम करने के लिए हैकर्स के एड्रेसेस को सेंसर कर दिया। क्रिप्टो कम्युनिटी ने लीनिया के फैसले के लॉन्ग टर्म इंप्लीकेशंस पर सवाल उठाए हैं, जहां हीलियस लैब्स और मैटर लैब्स के सीईओज ने सभी सीक्वेंसर्स के लिए डिसेंट्रलाइजेशन के महत्व पर जोर दिया है।
दुबई फाइनेंशियल सर्विसेज अथॉरिटी ने अपने क्रिप्टो करेंसी टोकन रिजीम को रिवाइज किया है ताकि अपने स्पेशल इकोनॉमिक जोन में टोकन्स के लिए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को सुधारा जा सके। अमेंडमेंट्स की एरियाज को एड्रेस करते हैं, जैसे फंड्स जो क्रिप्टो टोकन्स में इन्वेस्ट करते हैं और क्रिप्टो टोकन्स के रिकग्निशन प्रोसेस को। ये चेंजेस डोमेस्टिक और एक्सटर्नल फंड्स की एबिलिटी को अफेक्ट करते हैं ताकि रिकग्नाइज क्रिप्टो टोकन्स में इन्वेस्टमेंट यूनिट्स ऑफर कर सकें। DFSA ने टोकन रिकग्निशन के लिए एप्लीकेशन फ़ी को $10,000 पर टोकन से $5,000 पर टोकन कर दिया और स्टेबल कॉइन्स के लिए एडिशनल रिकग्निशन क्राइटेरिया इंट्रोड्यूस किया जो फियाट करेंसी से पेग्ड होते हैं। ये प्रपोजल का मतलब ज़्यादा लीनियंट स्टांस नहीं है, बल्कि DFSA को दूसरे जुरिस्डिक्शन में कंपेरेबल रेगुलेशन के साथ इशू हुए फियाट क्रिप्टो टोकन्स को रिकग्नाइज करने की अनुमति देना है। चेंजेस का एम स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर टोकन्स के लिए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को एनहांस करना और डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स को अनरिकग्नाइज्ड क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने के लिए फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करना है। इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए 3.2 TV और ज़्यादा जानकारी और स्टोरीज के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट www.3uvc.io पर या फिर QR कोड को स्कैन करें।